विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आपको थोड़ी सी सूचना दे दूं कि ये जो हम पाठ अभी पढ़ने वाले हैं, इस पाठ में हम लोग पाठ को देखेंगे और अंतिम के जो 10 मिनट रहेंगे ना, वो 10 मिनट आपको प्रश्न पूछने के लिए दिए जाएंगे। अगर आपको कुछ शंका है, दुविधा है, तो आप उसको कहीं पे किताब कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और जैसे ही हमारा ये लेक्चर खत्म होता है तो आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। उस 10 मिनट में आप अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं और प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा ये जो पाठ है वो शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे समाज में ना बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो आज भी चल रही हैं। उन प्रथाओं से क्या होता है विद्यार्थियों की जो समाज का शोषण होता है उन प्रथाओं के नाम पे। तो ये प्रथाओं के नाम पे जो शोषण होता है उसमें किस तरह से जो व्यक्ति है उसको किस तरह से शोषण किया जाता है, ये सारी चीजें देखने के लिए हम लोग आज का अपना पाठ जो शुरू करते हैं। पाठ की शुरुआत में एक पीपीटी है। उस पीपीटी में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक परंपरा है। वो परंपरा को आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो कौन सी परंपरा है। उस परंपरा को देखने के बाद हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर हम अपने पाठ की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको वो पीपीटी की तरफ ले चलता हूँ, आप उसको देखिए, आप उसको समझिए। और ये पाठ इसलिए है ताकि परंपराओं के नाम पे जो हमारा शोषण होता है वो हम रुकना चाहिए। परंपराएं ठीक है, लेकिन उसकी आड़ में अगर कोई हमारा दुरुपयोग करना चाहता है तो हमें उससे सतर्क होना चाहिए। विद्यार्थियों, ये इस पाठ का उद्देश्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। हम एक एक करके सारी चीजें देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं पीपीटी की तरफ। विद्यार्थियों, आपका एक बार स्वागत है ये इस लेक्चर में। विद्यार्थियों, अभी जो अगला पीपीटी आएगा उसमें आप एक चित्र देखेंगे और आप समझ जाएंगे कि ये देखिए यहाँ पे पढ़िए। देखिए, मैं यहाँ पे लिखा है कि है सभी वेदों ग्रंथों का सार गौ माता ही कराती है वैतरणी पार। अभी ये चित्र देखकर आपको एक बात ये समझ में आ गई होगी विद्यार्थियों की ये जो चित्र है ये गोदान का चित्र है। आप इसमें एक गाय को देख रहे हैं और गाय को ऊपर लिखा है कि आप इन गाय माता की पूंछ पकड़कर, जो एक वैतरणी नदी है, ऐसा कहा जाता है कि इस नदी को व्यक्ति को मरने के बाद पार करना पड़ता है। ये जो नदी है इसको पार करने के लिए आपको गोदान कराना पड़ता है। जो ये एक परंपरा है विद्यार्थियों। अब ये परंपरा के नाम पे इस गोदान के द्वारा किस तरह से व्यक्ति का शोषण होता है उसकी इसके बारे में हमें आगे जानने को मिलेगा। तो ये विद्यार्थी आपको पता चल गया कि ये जो परंपरा है, इस परंपरा के द्वारा किस तरह से शोषण होता है। तो हम आगे की जो ये परंपरा है इसके बारे में जिन्होंने बहुत ही करीब से देखा है उस शोषण को और उसके बारे में कलम चलाई है इस महत्वपूर्ण विषय पे, अब हम उनके बारे में अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि ये फोटो आप देखे होंगे तो जान पहचान की फोटो है। आप जान गए होंगे कि ये मुंशी प्रेमचंद जी का फोटो है। वो हिंदी के एक बहुत बड़े रचनाकार हैं। अ, इन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं। उस रचनाओं में इन्होंने ऐसा विद्यार्थियों कहा जाता है ना कि जो समाज होता है और साहित्य, तो साहित्य जो होता है वो समाज का आईना होता है। तो इन्होंने जो समाज में, प्रेमचंद जी ने जो समाज में देखा है उसके ऊपर इन्होंने महत्वपूर्ण कलम चलाई है। जो उन्होंने साहित्य में देखा है कि समाज में देखा है कि किस तरह से समाज में व्यक्ति का शोषण होता है, किस तरह से उसको परेशान किया जाता है। तो इन्होंने इन सब मुद्दों पर अपनी जो है कलम चलाई है। आपको जानकारी दे दूं विद्यार्थियों की इस तरह की जो समाज में बहुत सारी रीतियां और ये सारी चीजें फैली हैं उसके ऊपर इन्होंने बेबाकी से कलम चलाई है। इसीलिए मुंशी प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही इस नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि
इन्होंने कलम के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। उसमें समाज के हर तबके का जो मजदूर है, कृषक है, किसान है, उन सब के बारे में महत्वपूर्ण चीजें लिखी हैं। विद्यार्थियों, ऐसा कहा जाता है ना कि जो रचनाकार होते हैं ना, अगर आपको उसकी रचना समझनी है तो आप रचनाकार को समझ लीजिए। अगर आप रचनाकार को समझ जाते हैं तो रचना अपने आप जो है वो समझ में आ जाती है, क्योंकि व्यक्ति रचना जो करता है वो समाज में उसको जो अनुभव मिले होते हैं उन्हीं अनुभवों के आधार पर वो रचना करता है। तो हम विद्यार्थियों प्रेमचंद जी को अगर अच्छे से समझ लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि उनकी रचनाओं में क्या है। तो हम आगे जो है विद्यार्थी आगे प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ देखते हैं। अगले स्लाइड में आपको प्रेमचंद जी के बारे में बहुत जानकारियां हैं। इनका नाम जो है वो प्रेमचंद, तो इनको बाद में बोला जाता था। एक घटना होती है जिसकी वजह से इनको नाम बदलना पड़ता, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इनका जो प्रेमचंद जी का असली नाम है वो धनपत राय इनका नाम है। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश का एक वाराणसी जिला है, वहां पर एक गांव है लमही, वहां पर इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को। फिर उसके बाद स्टूडेंट, इनकी माता का नाम था आनंदी देवी और इनके पिताजी का नाम था अजाया ब्रायन। विद्यार्थियों, जब ये प्रेमचंद जी थोड़े बड़े होते हैं तो फिर उनकी जो शिक्षा की शुरुआत होती है वो फारसी भाषा में होती है। मतलब इनको जो सबसे पहले शिक्षा दी जाती है वो फारसी भाषा में दी जाती है। उसके बाद मैंने आपको बताया विद्यार्थियों की जब जो रचनाकार होता है उसको जो अनुभव मिलता है उस अनुभव को वो अपनी रचना में शामिल करता है। अभी प्रेमचंद जी जब 7 साल के थे तभी इनकी माता जी की मृत्यु हो जाती है, और फिर 15 साल की उम्र में इनकी जो है वो शादी करा दी जाती है, और 16 साल की उम्र में इनके पिताजी की भी मृत्यु हो जाती है। स्टूडेंट, आगे जब इनकी माता जी की डेथ होती है, मृत्यु हो जाती है, तो फिर इनकी जो सौतेली माँ आती है ना, वो इनको बहुत परेशान करती है। और उस छोटी सी उम्र में प्रेमचंद जी को सौतेली माँ का व्यवहार, फिर जो बचपन में इनकी शादी कर दी जाती है, फिर उसके बाद गांव में रहते हुए ये जो पंडित और पुरोहित होते हैं उनके जो कर्मकांड होते हैं उन, और फिर किसानों की हालत, जो इन्होंने सबसे ज्यादा कलम चलाई है वो मजदूरों के ऊपर, किसानों के ऊपर, ये सारी चीजों को प्रेमचंद जी ने 16 साल की उम्र में ही देख लिया था। और उस देखने की वजह से उन्होंने अपने साहित्य में इन लोगों को शामिल किया। मतलब किसानों के ऊपर बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, मजदूरों के ऊपर लिखी हैं, किस तरह से किसानों का और मजदूरों का शोषण होता है, ये सारी चीजें लिखी हैं। आगे जब ये शुरुआत में इनकी फारसी में शिक्षा होने के बाद स्टूडेंट 1898 में प्रेमचंद जी जो है वो एक शिक्षक बन जाते हैं। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद, मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद ये शिक्षक बन जाते हैं। शिक्षक बनने के बाद भी ये अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं, मतलब शिक्षा का काम भी करते हैं और पढ़ते भी रहते हैं। 1919 सन में इन्होंने अंग्रेजी, फारसी और इतिहास को लेकर बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, जो ये डिग्री होती है बीए की उन्होंने ली। और उस डिग्री को लेने के बाद ये शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर बन जाते हैं विद्यार्थियों, प्रेमचंद जी। तो ये प्रेमचंद जी के शिक्षा की बात हो गई विद्यार्थियों। अब बात करते हैं उनके साहित्य की। अगर हम बात करें तो प्रेमचंद जी ने शुरू में हमें पता है कि वो उर्दू में लिखा करते थे। वो हिंदी के रचनाकार बाद में बने, पहले उन्होंने सारी रचनाएं जो है वो उर्दू में लिखा। और उर्दू में लिखने के बाद वो ये एक उनकी रचना है, उसका नाम है सोजे वतन। उसका हिंदी में अर्थ होता है वतन का विलाप। तो जब उन्होंने उर्दू में वो रचना लिखी ना विद्यार्थियों, तो उस रचना को, आपको पता है 1919 मतलब तब तक हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। तो जो वो रचना सोजे वतन लिखी अर्थात वतन का विलाप, उस रचना को लिखने के बाद प्रेमचंद जी के ऊपर कार्रवाई की जाती है। मतलब उनमें उनको जो है वो उनकी रचनाएं जो सोजे वतन है उसको अंग्रेजी अधिकारी पूरे जब्त कर लेते हैं। और नवाब राय, जो धनपत राय जी का प्रेमचंद जी का नाम है नवाब राय धनपत राय, इनको ये इनको मतलब ऐसे कहा जाता है कि अब आप आगे रचना नहीं करेंगे। और फिर आगे चलकर इस तरह से प्रेमचंद जी का हिंदी की तरफ आना होता है। मतलब इनके एक मित्र रहते हैं या फिर संबंधी रहते हैं, उन्होंने इनको ऐसे मतलब सलाह दी कि आप जो है ना वो हिंदी में
दूसरे नाम से लिखने की शुरुआत कीजिए। और फिर उस तरह से जो है वो प्रेमचंद जी जो है वो उर्दू से विद्यार्थियों हिंदी की तरफ आते हैं और हिंदी में प्रेमचंद नाम से रचनाएं करते हैं। प्रेमचंद, अगर आप स्लाइड में देखेंगे विद्यार्थियों की, प्रेमचंद जी ने जो उर्दू से हिंदी की तरफ आते हैं और जो रचनाएं उन्होंने उर्दू में लिखी हैं उसको हिंदी में अनुवाद करते हैं। बहुत बड़े रचनाकार हैं। आपको इसका अंदाजा इस बात से लग जाएगा कि जो उपन्यास है, इन्होंने लगभग 15 उपन्यास लिखे हैं, जिसमें गोदान, गबन, सेवा सदन, ये सारे नाम उनके उपन्यासों के हैं। अगर कहानी की बात करें विद्यार्थियों, तो प्रेमचंद जी ने लगभग 350 से ज्यादा कहानियां लिखी हैं, जो मानसरोवर किताब में, मतलब मानसरोवर भाग 1, 2, 3, 4 ऐसे 8 खंडों में, 8 भागों में वो उनकी जो ये है कहानियां हैं वो संकलित है मानसरोवर के 8 खंडों में। उसके अलावा इन्होंने नाटक और बाल साहित्य और ये सारे अनुवाद भी, इस तरह की रचनाएं जो है वो की हैं। विद्यार्थियों, लास्ट में अंत में आप देखेंगे तो वहाँ पे संपादन है, मतलब कई सारी पुस्तक मैगजीन निकलते थे, उसमें इन्होंने जो है वो संपादन का भी कार्य किया है। आगे चलकर इन्होंने विद्यार्थियों एक प्रेस खोला था, जहाँ पे ये अपने ये जो संपादन, इनके संपादन में जो पुस्तकें निकलती थी, वो सारी चीजें वहाँ पर वो करते थे। फिर ये जो इन्होंने ये प्रेस खरीदा ना विद्यार्थी, इसमें वो बहुत कर्जे में डूब गए। और फिर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1934 ईस्वी में जो कर्जे में डूबे होते हैं, उन कर्जों को खत्म करने के लिए प्रेमचंद मुंबई भी आते हैं। प्रेमचंद जी मुंबई आते हैं और वहाँ पर फिल्मों की जो कहानियां लिखते थे, उनकी एक ही कहानी लिखी। उन्होंने मजदूर नाम की एक फिल्म है जो 1934 में रिलीज हुई थी, उस फिल्म की कहानी इन्होंने लिखी। और क्योंकि मुंबई में इनका 1 साल का जो अनुबंध था, कॉन्ट्रैक्ट था विद्यार्थियों, वो उनको मुंबई जमता नहीं है, और 10 महीने में, मतलब 2 महीने पहले ही वो अनुबंध तोड़ देते हैं और वापस बनारस चले जाते हैं। और धीरे धीरे फिर उनकी तबीयत जो है वो खराब होती है, और 8 अक्टूबर 1936 को जो है वो ये उनकी मृत्यु हो जाती है। ये प्रेमचंद जी का जो है ये जीवनी, आप सब कह सकते हैं कि उनके बारे में और उनकी कृतियों के बारे में, जो उन्होंने उपन्यास और 15 से लगभग उपन्यास लिखे हैं और 350 से ज़्यादा कहानियाँ और संपादन, ये सारी चीज़ें प्रेमचंद जी ने की हैं। फिल्मों की भी कहानियाँ लिखी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमको एक बात पता चलती है कि जो उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, उसी उपन्यास से हमारा जो आज का विषय है, जो हमारे आज की जो पाठ है, वो उसी उपन्यास से है। तो विद्यार्थियों, ये उपन्यास क्या होता है, जरा हम ये भी समझ लें। हमें पता है कि हिंदी में बहुत सारी विधाएं होती हैं, जिसमें कहानी होता है, नाटक होता है, एकांकी होता है, रचना, ये सारी चीजें होती है। तो उपन्यास आखिर होता क्या है? तो हम हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते हमें ये पता होना चाहिए कि उपन्यास आखिर होता क्या है। बहुत ही शॉर्ट में आपको कम शब्दों में उपन्यास क्या होता है ये भी हम देखते हुए चलते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर ये उपन्यास और कहानी में फर्क क्या है। तो हिंदी साहित्य में उपन्यास शब्द प्रथम प्रयोग हिंदी में नॉवेल अर्थ में उपन्यास का प्रथम प्रयोग 1875 ईस्वी में, मतलब 1875 इस साल में पहली बार हिंदी में नॉवेल के लिए उपन्यास इस शब्द का प्रयोग होता है। असल में विद्यार्थियों, उपन्यास में कुछ होता नहीं है। उपन्यास क्या है? गद्यबद्ध कथानक के माध्यम द्वारा जीवन तथा समाज की व्याख्या का सर्वोत्तम साधन है। विद्यार्थियों देखो, कहानी क्या होती है, उसमें किसी एक चीज को लेकर कहा जाता है, जो कहानी छोटी होती है। उपन्यास में क्या होता है कि व्यक्ति की पूरी जीवन जो होता है उसको उपन्यास में बताया जा सकता है, मतलब उसकी संपूर्ण कहानी जो व्यक्त करनी होती है, तो वो उपन्यास में की जाती है। किसी व्यक्ति की संपूर्ण जीवन को दर्शाना अर्थात उपन्यास। बंगला और हिंदी में उपन्यास को नॉवेल, उपन्यास उर्दू ये है शब्द बोला जाता है। उर्दू में नावल, मराठी में कादम्बरी तथा गुजराती में नवल कथा, ऐसा उपन्यास के लिए ये शब्द जो है वो प्रयोग किया जाता है। उपन्यास में होता क्या विद्यार्थियों, साधारण बोलचाल की भाषा द्वारा लेखक के लिए अपने पात्रों, उनकी समस्याओं तथा उनके जीवन की व्यापक पृष्ठभूमि से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना आसान हो गया है। मतलब उपन्यास में क्या होता है स्टूडेंट, देखो कई बार हमें कुछ बहुत बड़े शब्दों में ज्यादा बताना पड़ता है, तो वो कहानी में संभव नहीं होता। तो उपन्यास क्या होता है, उसमें जो पात्र होते हैं, जो चरित्र होते हैं, उन चरित्रों की जो समस्याएं होती हैं,
और उनका जो जीवन होता है उसको बड़े पैमाने पे जो है वो अगर हमें बताना होता है तो ये उपन्यास में संभव होता है। असल में इनका उद्देश्य ये होता है कि व्यक्ति को समस्याओं से अवगत कराया जाए, उस समस्याओं को सामना करने के योग्य बनाया जाए। इसके लिए उपन्यास में जो लिखा जाता है उससे व्यक्ति को क्या होता है, सीख मिलती है कि अगर इस तरह की समस्या आई तो हमें इस तरह से इसका सामना करना है। विद्यार्थियों जो अंतिम है उपन्यास में जीवन के दृष्टिकोण को व्याख्यायित करने का प्रयास उपन्यासकार का होता है। मतलब जीवन को पूरे डिटेल में बताने की कोशिश जो है वो उपन्यासकार जो है वो उपन्यास में करता है। शुरू में उपन्यास जो है विद्यार्थियों मनोरंजन के लिए लिखा जाता था, लेकिन आगे चलकर बहुत सारे ऐसे रचनाकार हुए जिन्होंने उपन्यास में यथार्थ लिखा। यथार्थ का मतलब होता है सच्चाई। जो समाज में उन्होंने जो सच्चाई देखी है उसका वर्णन उन्होंने उपन्यास में किया है। पहले काल्पनिक होते थे उपन्यास, आगे चलकर यथार्थ उपन्यास लिखे जाने लगे। मतलब जो सच्ची घटनाएं होती हैं उसको आधार बनाकर लिखा जाता है। और लास्ट पॉइंट है हमारा विद्यार्थियों, हम हिंदी के विद्यार्थी हैं तो हिंदी में किस उपन्यास को पहला उपन्यास कहा जाता है? तो रामचंद्र शुक्ल हिंदी के बड़े रचनाकार हैं। उन्होंने परीक्षा गुरु नाम का एक उपन्यास है, उसको हिंदी का पहला उपन्यास माना है। स्टूडेंट छोटे कम से कम अब हमें ये पता चल गया है कि उपन्यास आखिर क्या होता है। उपन्यास में कहानी जो होता है जीवन को बड़े पैमाने पे वर्णन किया जाता है। तो आखिर ये उपन्यास पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है? हम एक बहुत जल्दी से कम शब्दों में उपन्यास शिक्षण मतलब उपन्यास क्यों पढ़ा जाना चाहिए इसके बारे में देख लेते हैं। छात्रों को स्वाध्याय की आदत डालना। अगर उपन्यास पढ़ना आपको अच्छा लगता है तो आपको एक आदत पड़ जाएगी कि आपको स्वयं पढ़ने की आदत। यहाँ तो ये एक आदत आपको अच्छी पड़ जाएगी कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपको पढ़ने में रुचि है तो आपको पढ़ना चाहिए। इससे आपको खुद पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। स्वाध्याय में छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना। देखो हम हर हमेशा किसी न किसी के सहारे पर होते हैं, तो हमें आत्मनिर्भर बनना है। मतलब हमें अपने आप को जानना है कि हम कहाँ तक हैं। तो उपन्यास पढ़कर हमें पता चलता है कि आखिर हमारी समझ क्या है, हम कहाँ तक हैं। छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन की ओर उन्मुख करना। मतलब ये देखो विद्यार्थियों, आज हमें क्या करना है कि उपन्यास पढ़कर हमें स्वस्थ मनोरंजन की तरफ, मतलब हमें ऐसा बहुत मारपीट वाला ऐसी चीजों को न देखना है, बल्कि हमें ऐसी रचनाओं को देखना है जहाँ पे हमें कुछ सीखने को मिलता है। ये हो गया उपन्यास का उद्देश्य। उन्हें कुशल अध्ययन की तकनीकियों को समझाकर उन पर अधिकार प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करना। आपको उपन्यास पढ़कर बहुत सारी चीज़ों का आपके अंदर विकास होगा। आपको पढ़ने की आदत पड़ेगी। आपको शब्दों के अर्थ पता चलेंगे, अगर नहीं पता है तो आप उनको शब्दार्थ में खोजेंगे। तो इस तरह की आदतें जो है वो आपको पड़ेंगी अगर आप उपन्यास पढ़ेंगे। अगला जो है वो उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य कि छात्रों को द्रुत गति से मौन वाचन का अभ्यास। देखो उपन्यास कैसा होता है स्टूडेंट, बड़ी कहानी होती है तो उसको हमको जल्दी जल्दी पढ़ना होता है। अगर हम उपन्यास पढ़ेंगे तो हमें जल्दी से पढ़ने की आदत पड़ेगी। और मौन वाचन, हम चुपचाप बैठकर शांति से अपने दिमाग को थोड़े से शांत करके हम पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हमें जो है वो उपन्यास पढ़ने से आती हैं स्टूडेंट। उन्हें उपन्यास की कथा वस्तु से परिचित कराना, मतलब उपन्यास की कहानी क्या है, उसके अंदर क्या बताया गया है, ये हमें उपन्यास पढ़कर पता चलता है। इस तरह की और भी कई सारी विशेषताएं हैं स्टूडेंट जो हमें उपन्यास पढ़कर मिलेगा। जैसे छात्रों को कथोपकथन की विभिन्न रीतियों से परिचित कराना। इसका अर्थ ये स्टूडेंट की कई कई बार हम कहानी ऐसे देखते हैं कि कहानी पीछे जाती है, कई कई बार हम सोचते हैं कि कहानी आगे कल्पना करके आगे क्या होने वाला है। तो ये सारे कहने के जो कहानी कहने के तरीके होते हैं, या फिर वर्तमान में कहानी की जाती है। एक व्यक्ति सोचता है तो कहानी चलती है, एक व्यक्ति बोलता है तो कहानी चलती है। इस तरह की रीतियां जो है वो तरीके जो है ये हमें छात्रों को बताना है कि इस तरह से कहानी जो है वो ये की जा सकती है। और उन्हें उपन्यास द्वारा दिए गए संदेश एवं जीवन के उद्देश्य से परिचित कराना है। सबसे बड़ी बात ये स्टूडेंट की जो उपन्यासकार होता है वो कुछ उद्देश्य को लेकर उपन्यास लिखता है। उसमें कुछ समस्याएं होती है, उनका समाधान होता है। जब कोई व्यक्ति उन उपन्यास को, उनकी समस्याओं को पढ़ता है तो उसको उसका समाधान भी उस उपन्यास में रहता है। अगर व्यक्ति के जीवन में उस तरह की समस्या आई तो वो उन समस्याओं को किस तरह से हल कर सकता है, ये भी हमें उपन्यास को पढ़ने के बाद सीख मिलती है। उपन्यास के अध्ययन का एक ये भी कारण होता है विद्यार्थियों
उन्हें घटनाओं पर सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के प्रभाव से परिचित कराना। कोई भी घटना होती है विद्यार्थी, तो उसका सामाजिक असर होता है और आर्थिक असर होता है। अगर मैं आपको छोटा सा उदाहरण कोविड का दे दूं, तो उसमें एक समस्या ने समाज को भी बदला है, समाज के नजरिए को बदला है, और आर्थिक परिस्थिति, पैसे की तो प्रॉब्लम क्या है वो हम सबको पता है। तो जब कोई समस्या आती है, कोई घटना घटती है, तो उसका प्रभाव समाज पे क्या पड़ता है और पैसे की दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें उपन्यास पढ़कर पता चलता है। लास्ट में, अंत में क्या लिखा है, उन्हें भाषा एवं शैली के प्रचलित रूपों से परिचित कराना। देखो विद्यार्थियों, भाषा क्या है, उसमें शब्द कैसे हैं, अलंकार कैसा है, उसमें छंद क्या है, ऐसे जो व्याकरण होते हैं, फिर भाषा की जो शैली होती है, उर्दू मिश्रित शैली है, हिंदी है, दोनों मिक्स है, अंग्रेजी के शब्द हैं, इन सब चीजों से उपन्यासकार जो है वो व्यक्ति को परिचित कराना चाहता है। तो अगर हम उपन्यास पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें भी हमें पता चलेंगी। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला है, हम जो अभी उपन्यास पढ़ने वाले हैं, उपन्यास का असल में वो एक छोटा सा हिस्सा है, एक बड़ा उपन्यास है जिसमें से वो लिया गया है। अभी उपन्यास क्या है, ये गोदान नाम का एक प्रेमचंद जी का उपन्यास है। उसमें उन्होंने किसानों की, मजदूरों की जो समस्या है, क्या क्या समस्याएं वर्णन किया है वो है। आप ये थोड़ा सा हम पढ़ लेते तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा पाठ पढ़ने वाले उसमें क्या है। गोदान प्रेमचंद का हिंदी उपन्यास है जिसमें उनकी कला अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच जाती है। मतलब जो प्रेमचंद जी का ये गोदान आखिरी उपन्यास है, इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है विद्यार्थी। इसमें गोदान में भारतीय किसान का संपूर्ण जीवन, मतलब एक किसान की पूरा जीवन, उसकी आकांक्षा और निराशा, इस उपन्यास में प्रेमचंद जी ने किसान की जो इच्छा है और वो इच्छा पूरी नहीं होती, उसके लिए उसको, उसके मन में जो निराशा आती है, उसकी धर्म भीरुता, उसको मतलब धर्म के नाम पे जो डराया जाता है, या फिर जो वो किसान धर्म के नाम पे डरता है, और इसके साथ ही स्वार्थपरता और बैठकबाजी, मतलब ये सारी चीजें, उसकी बेबसी और निरीहता का जीता जागता चित्र उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास में ये बताया गया है कि कैसे जो उसकी तकलीफें हैं, वेदना है, और उसको वो झुठलाता है, मर्यादा के नाम पर वो गर्व करता है, ऋणग्रस्तता, मतलब वो ऋण लेता है, कर्जा लेता है, और उसको पूरा करने के चक्कर में उसका जीवन किस तरह से समाप्त होता है, ये सारी चीजें जो हैं, फिर वो तिल तिल कर मरता है, ऐसे तमाम चीजों को जो है वो इस उपन्यास में बताया गया है। और फिर जो नीचे वाला अनुच्छेद है विद्यार्थी, उसमें लिखा है कि किस तरह से जमींदार होने दो, मालिक होने दो, पत्र पत्र संपादक होने दो, अध्यापक और वकील और डॉक्टर और नेता और राज्य कर्मचारी, ये सब लोग मिलकर कैसे गांव के किसानों का शोषण करते हैं, ये ऊपर। तो अगला जो स्लाइड है विद्यार्थियों, वो है, अब ये कथानक क्या है, ये हम भी शॉर्ट में जरा ये भी देख लेते हैं कि जो कहानी हमें उपन्यास के जो अंश से ली गई है, उसकी कथा वस्तु ये है कि दूसरे दिन प्रातःकाल गोबर विदा होकर लखनऊ चला। अभी इसमें हमें पता चलता है कि होरी उसे गांव के बाहर तक पहुंचाने आया। ये जो गोदान की कहानी है विद्यार्थी, उसमें होरी जो है वो मुख्य पात्र है, और गोबर जो है वो उसका बेटा है। मैंने आपको बताया विद्यार्थियों की प्रेमचंद जी ने जो गांव में, समाज में देखा है, उसको यथार्थ लिखा है। मतलब जो नाम होते हैं ना मजदूरों के, वो नाम भी उन्होंने लिखा है, जैसे जो मजदूरों के नाम होते हैं, किसानों के होते हैं या दलितों के। तो इस कहानी में जो होरी है वो अपने बेटे को गांव तक, उसका बेटा गोबर जो है वो लखनऊ जा रहा है, उसको वो छोड़ने आता है। गोबर के प्रति इतना प्रेम और उसे कभी ना हुआ, मतलब जब वो दोनों बाप बेटे साथ में रहते थे, तो होरी गोबर को इतना प्रेम नहीं करता था जितना आज वो गोबर से प्रेम करता है। जब गोबर उसके चरणों पर झुका तो होरी रो पड़ा, मानो फिर उसे पुत्र के दर्शन न होंगे। जब ये जाने लगते हैं, मतलब जो गोबर है वो जाने लगता है लखनऊ, तो होरी उसको छोड़ने आता है। जब ये गोबर, उसका, होरी का पुत्र पैर छूता है, तो
इसको लगता है होरी को कि शायद वो अभी दोबारा कभी अपने पुत्र के दर्शन मतलब उसको देख नहीं पाएगा। उसकी आत्मा में उल्लास था, गर्व था, संकल्प था। ये जो होरी है ना, जब उसका बेटा गोबर उसके पैर छूता है तो जो उसको उल्लास मतलब खुशी थी, घमंड, संकल्प था, दृढ़ निश्चय था, ये सारी चीजें उसको पहले उसकी आत्मा बहुत खुश होती है। पुत्र से यह श्रद्धा और स्नेह पाकर वह तेजवान हो गया। तेजवान का अर्थ होता है बलशाली, शक्तिशाली। जो उसने उसके बेटे ने उसको ये प्रेम दिया, उससे वो इतना बलवान हो जाता है कि ऐसा इसमें लिखा है कि पुत्र से वो प्रेम पाकर वो बलवान हो जाता है। विशाल हो गया, विशाल का अर्थ होता है बड़ा होना। कई दिन पहले उस पर जो अवसाद सा छा गया था, एक अंधकार सा, जहाँ वह अपना मार्ग भूल जाता था, वहाँ अब उत्साह और प्रकाश है। विद्यार्थियों, जब ये गोबर नहीं था तो ये जो होरी रहता है वो अवसाद, अवसाद का मतलब होता है दुख। तो जब ये दुख में ऐसे लगता था कि होरी के ऊपर कोई दुख छाया हुआ है, उसको कोई दुख है, उसका जीवन अंधकार में है और वो चलते चलते रास्ता भूल जाता है। अब वो सारी चीजें गोबर के आने के बाद वो सारी चीजें हट जाती है। वहाँ क्या आ जाता है, उत्साह आ जाता है और वहाँ पे प्रकाश आ जाता है, उत्साह आ जाता है और प्रकाश आ जाता है। आगे है स्टूडेंट। रूपा होरी की बेटी अपने ससुराल में खुश थी। पहले पैराग्राफ में हमें ये पता चलता है कि एक पुत्र है, उसका नाम है गोबर, और एक बाप है, उसका नाम है होरी। अब नीचे वाले अनुच्छेद में हमें जो होरी है उसकी बेटी के बारे में पता चलता है। उसकी बेटी का नाम है रूपा, और रूपा की शादी हो गई है और वो अपने ससुराल में खुश है। जिस दशा में उसका बालपन बीता था, उससे पैसा सबसे कीमती चीज थी। ये बेटी है ना जो रूपा, उसकी जिंदगी जो बचपन में वो इतने अभाव में रहता है विद्यार्थियों की, उसको जो सबसे बड़ी चीज महत्वपूर्ण लगती है वो है पैसा। मन में कितनी साधे थी जो मन ही में घुट घुट कर रह गई थी। साधे का मतलब होता है इच्छा। तो ये जो लड़की है रूपा, इसकी जब ये छोटी थी ना तो इसके मन में बहुत सारी इच्छाएं थी। जो इच्छाएं उसके मन में ही रह गई, मतलब पैसे के अभाव में। और ये होरी जो है वो गरीब रहता है विद्यार्थी, तो वो उसकी इच्छाएं, अपनी बेटी की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता, और रूपा की सभी इच्छाएं जो है वो मन में ही घुट घुट कर रह जाती हैं। वह अब उन्हें पूरा कर रही थी, और राम सेवक अधेड़ होकर भी जवान हो गया था। अब ये लड़की जो रूपा, उसकी शादी जो है वो राम सेवक नाम के व्यक्ति से होती है जो अमीर है। भले वो थोड़ा बुजुर्ग है, मतलब उसकी उम्र ज्यादा है, फिर भी रूपा क्या कर रही है विद्यार्थियों, अब वो अपने उन सपनों को, उन इच्छाओं को जो है वो पूरे कर रही है, जो वो पहले नहीं कर पाई थी। रूपा के लिए वह पति था, उसके जवान, अधेड़ या बूढ़े होने से उसकी नारी भावना में कोई अंतर न आ सकता था। मतलब वो जो लड़की है रूपा, उसके लिए वो पति है, ना कि कुछ और। मतलब उसकी बुजुर्ग होने से, उसकी उम्र ज्यादा होने से रूपा को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। वो उसको सिर्फ और सिर्फ अपना पति मानती है। वो बुजुर्ग है, जवान है, वो सारी चीजें उसको नहीं पता। उसकी वह भावना पति के रंग रूप या उम्र पर आश्रित न थी, उसकी बुनियाद इससे बहुत गहरी थी। बुनियाद का अर्थ होता है नींव। तो ये जो रूपा की जो नींव है, मतलब उसके जो संस्कार है विद्यार्थियों, वो किसी रूप या रंग पर आश्रित नहीं थे, बल्कि वो बुनियाद जो है वो बहुत गहराई तक है। मतलब उसको पति के रंग रूप से फर्क नहीं पड़ता, उसको पता है कि वो उसका पति है, बस उसको इस बात से फर्क पड़ता है। श्वेत परंपराओं की तरह में केवल किसी भूकंप से ही होती थी। बाकी जो संस्कार है वो इतने मजबूत है कि कोई बहुत बड़ी घटना होगी तो ही वो बदल सकती, नहीं तो रूपा की जो नींव है मजबूत है, जो वो बदल नहीं सकते। उसका यौवन अपने में ही मस्त था। मतलब रूपा जो है ना वो अपने आप में खुश रहने वाली लड़की थी। वह अपने लिए ही अपना बनाव श्रृंगार करती थी और आप ही खुश होती थी। अभी हमने देखा कि रूपा गरीबी में उसका जीवन बीतता है, तो अब जो उसको सपने पूरे करने का मौका मिला है तो वो खुद ही अपने आप में खुश रहती है। वो अपने लिए श्रृंगार करती है और अपने आप में ही खुश हो रहती है। राम सेवक के लिए उसका दूसरा रूप था। जब राम सेवक, उसका पति जो है वो आता था तो रूपा का रूप जो है वो बदल जाता था। तब वह गृहिणी बन जाती थी, मतलब गृहिणी का मतलब घर के काम करने वाली महिला ऐसी। तो जब राम सेवक घर आता था तो रूपा जो है वो गृहिणी बन जाती थी, घर के कामकाज में लगी रहती थी, मतलब घर के काम में व्यस्त हो जाती थी। किसी तरह की पूर्णता का भाव उसके मन में ना आता था।
अभी उसका पति थोड़ी उम्र ज्यादा है, इन सब चीजों का रूपा के अंदर अंदर कोई कमी नहीं आती थी, मतलब ये सारी जो चीजें है ना उसके मन में किसी कमी को नहीं बताती थी। अपूर्णता का अर्थ होता है कमी। अनाज से भरे हुए बखार, बखार का मतलब होता है स्टूडेंट जहाँ पर ये अनाज जो है वो रखा जाता है उसको बोलते हैं बखार। तो ये जो बखार है ना, वहाँ पे अनाज रखने की जगह उस बखार को, तो अनाज से भरे हुए बखार मतलब रूपा के घर के सामने जो है वो एक पात्र होता है जिसमें अनाज रखा जाता है। और गांव से सीवान तक फैले हुए खेत, सीवान का अर्थ होता है सीमा, उसके गांव से लेकर घर से लेकर गांव की जो सीमा है वहां तक उसके खेत फैले हुए हैं, मतलब इतने ज्यादा राम सेवक के पास खेत हैं। और द्वार पर ढेरों की कतारें, ढेरों का मतलब होता है पशु और जानवर, तो उसके दरवाजे पर जानवरों की कतारें लगी हैं, मतलब बहुत सारे जानवर खड़े हैं और किसी प्रकार की अपूर्णता को उसके अंदर आने ही न देती थी। मतलब ये जो बखार, अनाज से भरे बखार हैं और जानवरों की पूरी लाइन लगी हुई है उसके घर के सामने, तो ये सारी चीजें क्या रूपा के अंदर कोई कमी नहीं आने देती, मतलब उसको ऐसा लगता नहीं कि उसके पास कोई कमी है। उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा थी अपने घर वालों की खुशी देखना। अभी हमने देखा विद्यार्थियों की ये जो लड़की है रूपा, उसकी सबसे और एक ही इच्छा होती है कि वो जो अपना घर है, मतलब जहाँ से वो आई है, होरी और गोबर इन सब, उन लोगों को खुश देखना। अभिलाषा उसकी एक ही अभिलाषा, एक ही इच्छा। अभिलाषा का मतलब इच्छा। उसके उनकी गरीबी कैसे दूर कर दे उस गाय के, तो ये रूपा जो है वो कोशिश करती है कि कैसे अपने मायके वालों की जो गरीबी है वो उनको दूर कर दे। उस गाय की याद अभी तक उसके दिल में हरी थी जो मेहमान की तरह आई थी और सबको रोता छोड़कर चली गई। रूपा को एक गाय याद आती है, वो गाय जो उसके पिताजी ने लाया था और जो मेहमान की तरह आती है और थोड़े ही दिनों में उसको छोड़कर, सबको छोड़कर चली जाती है रोता हुआ। क्यों छोड़कर चली जाती है विद्यार्थियों, क्योंकि इस उपन्यास में जब आप पूरी उपन्यास पढ़ेंगे तो पता चलता है कि उसके भाई ने जलनवश जो है वो होरी के गाय जो लेकर आता है उसको जहर दे देता है और वो गाय जो है वो मर जाती है थोड़े ही दिनों में। तो इस तरह की जलन नफरत गांव में होता है जो इस उपन्यास में वर्णित है, अर्थात वर्णन किया गया है। तो रूपा को वो गाय याद आती है जो उसके पिताजी ने लाया था, मेहमान की तरह वो गाय आती है और थोड़े दिनों में सबको रोता छोड़कर चले जाती है। वह स्मृति इतने दिन के बाद अब और भी मृदु हो गई थी, मतलब वो जो याद है ना, स्मृति मतलब याद उस गाय की, वो जैसे जैसे दिन बीते ना वो और भी मधुर हो गई थी। अभी उसका निजत्व इन नए घर में न जम पाया था। निजत्व का मतलब अपना। अभी जो रूपा, ये जो लड़की है रूपा, ये राम सेवक के घर में शादी करके आती है तो वो घर उसको अपना नहीं लगता। अभी भी वो उस घर को अपना निज का खुद का घर नहीं मानती। वही पुराना घर उसका अपना घर था, जहां से वो आई थी ना होरी के घर से, वही लगता है कि रूपा को लगता है कि वही घर उसका अपना घर है। वहीं के लोग अपने आत्मीय थे, आत्मीय का मतलब अपने लोग, तो वहां के लोग ही रूपा को अपने घर के लोग रखते लगते थे। ये राम सेवक के घर के लोग उसे अपने नहीं लगते थे शुरू शुरू में। उन्हीं का दुख उनका उसका दुख था, मतलब जो मायके के लोगों का दुख था वही रूपा का दुख था। अगर मायके के लोग खुश हैं सुखी हैं तो रूपा भी सुखी है, ऐसा उसको लगता था। अ, सु- इस द्वार पर ढेरों का एक रेवड़ देखकर उसे वह हर्ष न हो सकता था जो अपने द्वार पर एक गाय देखकर होता। रेवड़ का मतलब होता है भेड़, भेड़ बकरियों का ये रेवड़ का मतलब होता है बकरी का झुंड। तो ये रूपा क्या कहती है कि उसके ढेरों का मतलब होता है जानवरों का झुंड। तो रूपा को भेड़ बकरियों से भरा हुआ राम सेवक का घर उतना अच्छा नहीं लगता जितना कि अपने मायके में गाय का एक गाय अच्छी लगती है, जितना उतना वो भैंसों की ये भेड़ बकरियों का झुंड भी उसको अच्छा नहीं लगता था। तो विद्यार्थियों ये हमारा यहाँ तक हम रुकते हैं। उसके बाद इसमें जो कुछ शब्द आए हैं वो शब्द भी आप देख लीजिए। यहाँ पे संकल्प है, दृढ़ निश्चय है, इरादा, उल्लास, खुशी, ये शब्द आप पढ़ लीजिएगा। ये आपको पढ़ने के लिए है ताकि अगर आप पाठ पढ़ेंगे और कुछ आपको शब्दों के अर्थ न पता हो तो ये शब्दार्थ आपको मदद करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों ने प्रेमचंद जी द्वारा रचित उपन्यास गोदान की कथा वस्तु देखी। गोदान में क्या है, गोदान का मुख्य उद्देश्य यही बताना है कि जो व्यक्ति अपनी पूरी जीवन में
एक गाय नहीं खरीद सकता, उसको मरने के बाद कैसे पंडित और ये लोग धर्म के नाम पे उसको गाय दान करने के लिए कहते हैं, और किस तरह से वो उसकी मजबूरी है कि वो चाह कर भी नहीं दे पाती, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं होते। अगर पैसे होते तो इस तरह जो है वो होली दुनिया को अलविदा ना कहता। तो उपन्यासकार ने, प्रेमचंद जी ने, गांव की जो धर्म के नाम पे, परंपराओं के नाम पे व्यक्ति का शोषण होता है, उसका बहुत ही मार्मिक चित्रण इस उपन्यास में किया है। तो यहाँ तक हमारा ये हो गया। विद्यार्थियों, अगर आपको कुछ शंका है, अगर आपको कुछ संदेह है, तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कुछ शंका है, कुछ प्रश्न? हेलो। हेलो। हाँ हाँ, सर। बोलिए बच्चे। सर मुझे ये पूछना था, जो ये आप पढ़ रहे थे उपन्यास, हम्म। तो उसमें तो ये नहीं लिखा था उसके मतलब भाई ने उसको गाय को जहर दे के मार दिया था, हाँ, इसलिए वो ठीक 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 ठीक, मैं आपको मर बताता गया हूँ। था कुछ। विद्यार्थी, ये जो उपन्यास है ना, ये उपन्यास की जो हमारे इस किताब में है ना, जो पाठ गोदान, वो सिर्फ उपन्यास का एक छोटा सा अंश है। मतलब उस उपन्यास से छोटी सी कहानी ली गई है। और ये आपको शंका ना हो, आपको डाउट ना हो कि वो गाय आई और सबको रोता हुआ छोड़कर चले गई, तो आई और छोड़कर क्यों चले गई, ये आपको कोई डाउट ना हो, संदेह ना हो, इसके लिए मैंने आपको बताया कि उस उपन्यास में जब ये होरी गाय लेकर आता है, तो जलनवश उसका भाई एक होता है, वो उस गाय को जहर दे देता है और वो गाय जो है वो मर जाती है। और इस तरह से जो उनके घर में, होरी के घर में गाय के रूप में खुशी आई थी, थोड़े ही दिनों में वो जो है वो रोते हुए गाय, सबको रोता भी लगता, छोड़कर चले गए। ये किस प्रसंग में आया है, बच्चों को कोई शंका ना हो, इसके लिए मैंने आपको बताया कि ये उसका भाई उसको जहर देता है। अब आपको ये कथा जाननी है विद्यार्थियों, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस उपन्यास को जो है वो गोदान उपन्यास को पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक छोटा सा अंश है। इसके इससे बहुत बड़ी कथा जो है, कई सारी छोटी बड़ी जो कथाएं हैं वो उस उपन्यास में इकट्ठा है, संकलित है। और अब सर मतलब ये जो गोदान था, ये हम्म। उपन्यास है, ये कहानी का नाम है गोदान की, मतलब उपन्यास का कोई भाग है? ये बच्चा, ये उपन्यास है, ये एक प्रेमचंद जी का बहुत ही महत्वपूर्ण और आखिरी उपन्यास है। अभी उपन्यास क्या होता है, जिसमें जीवन की संपूर्ण कहानी होती है। तो इसमें बहुत बड़ी कहानियां हैं, कई छोटी बड़ी ऐसी कहानियां हैं। उसमें से ये एक छोटा सा हिस्सा बच्चों को पढ़ने के लिए इस पाठ्यक्रम में लगाया गया है। तो ये छोटी कहानी मतलब नहीं है, असल में ये बड़ा उपन्यास है, उसमें से ये मतलब कहानी ये ली गई है। गोदान एक स्टोरी का नाम है ना? उपन्यास का नाम है। अच्छा, गोदान एक उपन्यास हम्म। का नाम और है। कुछ? सर उपन्यास के बहुत सारे नाम रहते हैं। उपन्यास हेलो सर। उपन्यास क्या होता है बच्चे? हाँ सर। गोदाम का सर मुख्य उद्देश्य क्या है? गोदान का उद्देश्य देखने जाएंगे ना, तो उसमें बहुत सारी चीजों का एक साथ प्रेमचंद जी ने इसमें हमें वर्णन करने को मतलब वर्णन किया है। जैसे देखो, एक तो परंपरा के नाम पे शोषण होता है। जब आप ये उपन्यास पूरा पढ़ेंगे ना विद्यार्थी, तो आपको पता चलेगा कि जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में एक गाय नहीं खरीद सकता, उसको मरने के बाद गाय दान करने के लिए कहा जाता है गोदान, जिसका, अगर आप यूपी से संबंधित होंगे तो आपको पता होगा कि व्यक्ति को मरने के बाद गाय दान दिया जाता है, गोदान बोलते हैं उसको। ऐसा कहा जाता है कि गाय की पूंछ पकड़कर जो एक वैतरणी नदी होती है, आत्मा उस नदी को पार करेगी। तो इस परंपरा के नाम पे किस तरह व्यक्ति का शोषण होता है। अभी जो व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में एक गाय नहीं खरीद सकता, वो मरने के बाद गाय कहाँ से लाएगा, या उसका परिवार गाय कहाँ से लाएगा। ठीक है, परंपरा है तो ठीक है, लेकिन उस परंपरा के नाम पे जो जो व्यक्ति उस गाय गोदान नहीं कर सकता, गाय का दान नहीं कर सकता, वो कहाँ से लाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजों का उसमें वर्णन किया गया है गोदान में। किस तरह से नेता से लेकर जो ये होते हैं, कर्मचारी होते हैं, पंडित होते हैं, ये सब लोग किस तरह से मजदूरों का धर्म के नाम पे और गलत गलत जैसे चीजों के नाम पे शोषण करते हैं। जैसे वो पंडित जी गाय मरने के बाद बोलते हैं कि गाय दान दो, नहीं तो फिर
ऐसा होगा, नर्क मिलेगा, ऐसे पंडित जी उसको व्यक्ति को डराते हैं धर्म के नाम पे। अभी गाय मरने के बाद फिर पुलिस वाले आते हैं और नेता वगैरह हैं, कर्मचारी भी हैं, सरकारी कर्मचारी, ऐसे तमाम तरह के लोग जो है वो किस तरह से गांव में, जो असल में देखा जाए तो गांव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि गांव जो है ये अनाज पैदा करना और ये सारी चीजें गांव से, तो गांव क्या करता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है समाज में। लेकिन किस तरह से गांव की उपेक्षा की गई है, गांव के लोगों का, मजदूरों का शोषण किया जाता है, ये सब शामिल होते हैं, पंडित से लेकर, उसमें कर्मचारी से लेकर, नेता से लेकर, डॉक्टर से लेकर वकील तक, सब उसमें शोषण में लगे होते हैं। ये इस उपन्यास में बताया गया है। और कोई प्रश्न? और किसी विद्यार्थी को कुछ शंका है तो आप पूछ सकते हैं। सर। हम्म। हेलो सर। हाँ बोलो, हेलो मैं सुन रहा हूँ। सर, गोदान मूवी हाँ भी है बोलो, ना मैं सर? सुन रहा हूँ। गोदान मूवी भी है ना सर? गोदान मूवी, हाँ, बहुत बार क्या होता है, बच्चों की जो महत्वपूर्ण रचनाएं होती है ना, उसके ऊपर जो फिल्मकार होते हैं ना, वो उन रचनाओं के ऊपर फिल्म बनाते हैं। ऐसा बहुत ही कम होता है, क्योंकि फिल्मों में क्या होता है कि जो काल्पनिक चीजें होती है वो दिखाना होता है। तो जो रचनाएं जिसमें कुछ काल्पनिक चीजें डाली जा सकती, उसके ऊपर फिल्म बनती है। सभी फिल्मों के ऊपर, सभी रचनाओं के ऊपर फिल्म नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि उसमें जो सच्चाई है उसको वो नहीं दिखा सकते। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं, मतलब बनती भी है फिल्में। प्रेमचंद की जो रचना है उसके ऊपर छोटी छोटी फिल्में, उनका एक ईदगाह कहानी है, आपने पढ़ा होगा। फिर आपने हाँ उनका सर। गिल्ली गिल्ली डंडा है, फिर वो कफन करके एक कहानी है, वो सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। उसके ऊपर फिल्में, छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्में, जैसे छोटी छोटी फिल्में बच्चों के लिए बनाई गई हैं। ओके सर, ठीक है। थैंक यू। हम्म। हाँ, थैंक यू। और किसी बच्चे को कुछ पूछना है? ठीक है। और किसी को कुछ डाउट नहीं है? हेलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मुझे समझ नहीं आया, उपन्यास किसे कहते हैं? मतलब किसी कहानी का छोटा भाग ऊपर लेके उसको बोलते हैं क्या? जो कहानी क्या होती है, जिंदगी की, जीवन के किसी एक प्रसंग को लेकर कहानी लिखी जाती है। अगर हम लोग चलो, मैं आपको रामायण महाभारत का नाम सुना है, आपने देखा होगा टीवी पर, हाँ ठीक, सर। देखा है। रामायण की बात करेंगे तो अगर हम राम की जन्म से लेकर राम के अंत तक, भगवान राम के जन्म से लेकर भगवान राम के वापस जाने तक की कथा को अगर हम लिखेंगे तो उसको हम रामायण बोलते हैं। वो क्या है, एक महाकाव्य है। वैसे ही इसमें भी बड़ी कहानियां होती है। अभी जब हम रामायण देखते हैं ना बच्चे, तो उसमें बहुत छोटी बहुत कहानियां होती है। देखो, उसमें एक सबरी की कथा आती है, फिर एक सुग्रीव का मिलन होता है, बाली और सुग्रीव की लड़ाई, तो उसमें हनुमान जी का मिलन होता है राम जी से। तो कैसे छोटी छोटी बहुत सारी कहानियां होती हैं। तो जब किसी एक कहानी को आधार बनाकर लिखा जाता है तो वो छोटी कहानी होती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक की पूरी घटनाएं लिखी जाती हैं विद्यार्थी, तो उसको उपन्यास कहते हैं। उपन्यास में क्या होता है, व्यक्ति का संपूर्ण जीवन लिखा होता है। और कहानी में क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन की किसी एक घटना को आधार बनाकर लिखा जाता है, वो कहानी होती है। और संपूर्ण जीवन लिखा जाता है तो वो उपन्यास होता है। आपने महाभारत देखा है, वो कर्ण का प्रसंग, एकलव्य की स्टोरी आपने पढ़ी होगी ना, एकलव्य की, वो द्रोणाचार्य उसका अंगूठा मांग लेते हैं। ये क्या है, एकलव्य की घटना को आधार बनाकर छोटी कहानी लिखी जा सकती है। लेकिन महाभारत जो है वो उसमें शुरू से लेकर अंत तक जो लिखा जाता है, उसको आप महाकाव्य बोल सकते हो। और वैसे ही उपन्यास भी होता है, उसमें व्यक्ति का संपूर्ण जीवन वर्णित होता है। अब समझ में आया? ओके सर, अभी समझ भी गई। कुछ शंक? हाँ सर। हम्म। नहीं, अभी समझ में आया। और किस? ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? धीरज सर।
किसी और बच्चे ने ये हाथ दिखाया है, मतलब आपको कुछ शंका है तो आप पूछिए, अभी मैं आपकी शंकाओं को दूर करके ही पूछिए। किसी ने हाथ, ये सुमित है क्या, सुमित करके? किसी को शंका है तो आप पूछिए। हेलो। 2 मिनट में हम लोग अपना क्या हमने आज देखा है कि हम लोगों ने प्रेमचंद जी के बारे में देखा, उनकी रचनाओं के बारे में देखा, उनका जीवन देखा किस तरह से संघर्ष में है, और जो उन्होंने देखा उसको अपनी रचनाओं में शामिल किया। फिर उन्होंने लगभग 15 उपन्यास और 350 से ज्यादा कहानियां लिखी, वो हमने देखा। उनकी कहानियों का संकलन मानसरोवर 1 2 3 4 ऐसे 8 खंडों में संकलित है। फिर हम लोगों ने गोदान देखा, जो उनका अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रचना है। उस उपन्यास में प्रेमचंद जी ने गांव के किसानों का किस तरह शोषण होता है, मजदूरों का शोषण होता है, उसमें उन शोषण में नेता से लेकर, उसके बाद वकील से लेकर, पंडित और पुरोहित से लेकर जो कर्मचारी होते हैं वो किस तरह से किसानों का शोषण करते हैं, धर्म के नाम पे, पुलिस के नाम पे, और इन सब जगहों पे जो गांव के लोगों में जलन होती है, नफरत होती है, इन सब चीजों का बहुत ही मार्मिक चित्रण जो है वो उपन्यास में, गोदान उपन्यास, इस उपन्यास में किया है। जो गांव में है वो उपन्यास में वर्णित है, इस तरह हम बोल सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो प्रेमचंद जी ने लिखा, उनका आखिरी उपन्यास है। तो मुझे लगता है कि उपन्यास क्या है, रचना प्रेमचंद जी कैसे लिखते थे। उन्होंने पहले उर्दू से होते हुए हिंदी की यात्रा करते हैं, हिंदी में लिखना शुरू करते हैं, और क्या क्या लिखा। मुझे लगता है कि आज काफी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और फिर इस तरह से रुकते हैं। ठीक है, थैंक यू विद्यार्थियों।